जब ये सब मीडिया पर आता है, जब कोई इंसाफ नहीं होता, दरिंदों को छोड़ दिया जाता है, तो ये सब इन मज़लूम लोगों को खौफ में मुब्तला कर देते हैं कि इंसाफ इनके लिए नहीं। कभी उनसे ये कह दिया जाता है रात को इस वक्त क्यों निकली थी घर से, ये लिबास क्यों पहना था, मगर जब माँ बाप अपनी 2 साल की बच्ची को देखते हैं तो वो उसके साथ हुए जुल्म से ज़्यादा उसका कसूर ढूंढते हैं। और ये नाइंसाफ़ी उन मुजरिमों को शह देती है। वो सोचते हैं जब वो बच निकले तो हमें भी कुछ नहीं होगा। गाँव में अगर कोई जागीरदार किसी की बहन बेटी की इसमें दरी कर देता है तो सीना चौड़ा करके चलता है कि वो तो दौलत वाली हैं, गांव के सरदार हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो मज़लूम माँ बाप बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय खुद भी जहर खाकर हमारे इंसाफ पर थूक कर इंसाफ वाले के पास चले जाती हैं। तब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिया बोलता है चिल्लाता है मगर इंसाफ नहीं दिलाता। मगर दूसरा केस आता है और पहले वाला पुराना होने की वजह से पीछे छोड़ जाता है। फिर कौन ज़ैनब थी, कौन वो बेकसूर माँ थी जिसे उसके बच्चों के सामने रोन दिया गया, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा अमल खौफ व रास पैदा करेगा, मगर उन बेटियों के माँ बाप के दिलों में नहीं, उन माओं के बेटों के दिलों में जिन्हें मर्द समझकर वो आज़ादी देती रही। और आज वो उस कदर आज़ाद हो गए हैं कि दरिंदों का रूप दिखा चुके हैं। मैं औरतों बहन बेटियों को बेजा आज़ादी नहीं दे रहा कि वो बाहर निकलें तो उन रोशनी में गुम हो जाए। मैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा हूँ कि अगर दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में उन्हें घर से बाहर निकलना पड़े तो वो कह सके कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, तो उनको वो इज़्ज़त दी जा रही है जो इस्लाम ने दी है। उन्हें यकीन हो जो मुल्क और इस्लाम के मुहाफ़िज़ बनते हैं वो अपनी बहन बेटियों के भी मुहाफ़िज़ हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ज़ालिम के साथ रहम, मज़लूम के साथ ज़ुल्म है। और मैं ज़ालिमों में शुमार नहीं होना चाहता, और मैं जो करने वाला हूँ वो मैं करके रहूँगा। जो आएगा सामने वो अपना अंजाम सोचकर सामने आने की या मुझे रोकने की कोशिश करे। वो उठा और अपनी आंखों के सामने किया और फिर अफसर को समझने का मौका दिए, लाइटर निकालकर उसे जला दिया। ये अंजाम है। उस रास्ते में आने वालों का होनहार लहजे में घरा कर कहते तन फन करता वहाँ से बाहर निकलता चला गया, जबकि वो अफसर की होनको जैसी शक्ल देख कर सीटी की धुन बजाता आंखों में चमक लिए बाहर की जानिब बढ़ा। बहन डरो मत, क्या मसला है। ड्रागू ने साथ खड़ी लड़कियों को पानी का गिलास सामने बैठी दाढ़े मारकर रोती कम उम्र लड़कियों को बुलाने का इशारा किया, जो दिखने में 24-25 साल की थी और 3 साल के बच्चे को गोद में उठाए हुए थी। भाई मेरा नाम ज़िला है, ये मेरी बच्ची। हिचकी से रोती अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। लड़के की गोद में बैठी गुमसुम सी बच्ची को देख ड्रागू मामले की तह तक पहुंच गया था, मगर फिर भी वो सुनना चाहता था ताकि वो सब ना हो जो वो समझ रहा है। लड़की की हिचकियाँ रुकी तो पास खड़ी लड़की ने बच्ची को अपनी गोद में थाम लिया। ये कमरे का मंजर था जिसमें दाएं जानिब 2 सोफ़े और दरमियान में टेबल पड़ा था। टेबल के दाएं और बाएं जानिब 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, जब पर एक जानिब तंजीला नामी औरत और दूसरी जानिब ड्रागो था। मैं अपने शौहर के साथ रिश्तेदार की शादी पर गई थी। मेरी बच्ची छोटी थी और बाहर जाने से घबराती थी, तो मैं उसे अपनी नान के पास छोड़ गई, मगर जब वापस आई तो मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी नान के शौहर ने मेरी मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। मेरी मासूम बच्ची तकलीफ से चिल्लाती होंठ में लथपथ पड़ी थी। कमरे की खामोशी में एक बेबस माँ की दाढ़ें वहशत पैदा कर रही थी। अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को दबाती वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत रोई चिल्लाई, मगर ज़ालिमों को रहम नहीं आया। मेरी नान का शौहर मेरे शौहर का चचाजाद भी था। उनका कहना था कि नशे में गलती से सब हो गया। मेरी बच्ची मेरे पहले शौहर की औलाद थी। उसके इंतकाल के बाद मेरे भाई ने अपने ससुराल में मेरी शादी की थी, इसलिए ज़ालिमों ने मेरी बच्ची के साथ हुए जुल्म को छुपाना चाहा। मैंने इंसाफ लेना चाहा तो मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। कहा कि सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है और मेरी बेटी की वजह से वो अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मेरा छोटा बेटा मुझसे छीन लिया। मैंने इंसाफ लेने की कोशिश की तो वो मेरी बेटी की जान के दुश्मन बन गए। मेरे घर वालों को डराया धमकाया, कहा मेरा किरदार ठीक नहीं, ये सब मेरे आशिक ने किया है। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। मैं इद्दत में थी, मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती मुझसे छीन कर ले गई। मैं रोई गिराई मगर बच्ची की ज़िंदगी की भीख मांगी तो मेरे भाई ने बच्ची मेरे हवाले कर दी। मगर मैं जानती हूँ वो मामला ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बच्ची को मार सके। मेरे शौहर ने भाई से कहा अगर वो बच्ची को मार दे तो वो मुझसे दोबारा शादी कर लेगा। मैं पहली बेवा थी और अब तलाक याफ्ता हो गई हूँ। मुझे और मेरी बेटी को मनहूस कहकर इस जुल्म पर पर्दा डाला जा रहा है। मेरे माँ बाप सर पर नहीं, मुझे बोझ भी समझा जा रहा है।
मेरी बेटी को ज़िल्लत का बाइस समझा जा रहा है। मैं कैसे अपने सामने अपनी बेटी को दूसरी बार मरते देखूं? मैं बहुत मुश्किल से अपने दोस्त के सहारे यहाँ पहुँची हूँ। मेरे बच्चे को बचा ले साहब, मेरी मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं। मैं बस एक बेबस मजबूर माँ हूँ। फूट फट कर रोती ड्रैगो के कहर को जगा गई थी। सज़ा तुम खुद देना पसंद करोगी या मैं दूँ? रब ने तो माँ के कदमों तले जन्नत रख दिया, मगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी हर माँ के बस में हो तो वो अपनी औलाद का नसीब लिखना चाहेगी रोशन और हर तकलीफ़ से आज़ाद नसीब। बेटी का नसीब हो तो उसका दामन पाक लिखे, उसकी इज़्ज़त पर कभी आँच ना आए लिखे। ये हथियार नहीं था मेरे पास, मगर अगर आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपनी बेटी के मुजरिम का गिरबान पकड़ कर उसे उसके अंजाम तक पहुँचा सकूँ, तो मैं उस शख्स को अपने हाथों से मौत देना चाहूँगी। औरत की बात पर ड्रैगो के होंठों पर मुस्कुराहट आई। एक नज़र बच्चे को देखा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तो बस सुबह तक का इंतज़ार कर, वो मुजरिम आपके कदमों में होगा। आपकी इद्दत पूरी नहीं हुई तो आप यहीं रहेंगी, और इद्दत पूरी होने के बाद भी अगर आप यहाँ रहना चाहेंगी तो हमें खुशी होगी। हम नहीं चाहेंगे कि आप अपने भाई के घर जाकर मज़ीद किसी मुसीबत का सामना करें। तुम इन्हें कमरा दिखाकर सामने लेकर जाओ। बच्चे को औरत के हवाले करते सख्त लहजे में सामने खड़ी लड़की से कहकर कदम बाहर की जानिब बढ़ाई। औरत की आंखों में पट्टी बांधकर उसे कमरे में छोड़कर यतीम खाने के खुफिया रास्तों से होती बेसमेंट में आई। वहाँ से ज़रूरत का सामान बैग में डालकर कंधों पर लटकाया और कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। रात के अंधेरे में वो इस 7 मरला पर कायम घर की छत का मंजर था, जिस पर वो बैक साइड से चढ़कर ऊपर आए थे। छत पर लगे दरवाजे को खोलने के लिए ड्रैगो के साथ मौजूद लड़की ने एक आला अपने बैग से निकाला। लोहे के दरवाजे पर उस आले को रखकर बटन प्रेस किया तो वो गोलमोल घूमता अंदर चला गया और उस जगह सुराख कर गया। आले को बंद करके हाथ अंदर करके एजेंसी खोली और कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ाई। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो बाएं जानिब ओपन किचन था, सामने छोटी सी बालकनी थी, कुछ दाएं जानिब लाउंज का दरवाज़ा भी था। घर में इस वक्त रात के 3 बजे खामोशी का बसेरा था। दबे कदमों से पाँव अंदर रखते लड़की ने अपने पर इसरार आंखें इर्द गिर्द घुमाईं, जबकि ड्रैगो मजबूत कदम लेता एक दरवाजे की जानिब बढ़ा। अपने हाथ में मौजूद पेन की मदद से वो दरवाज़ा खोला तो नज़रें नींद में डूबे वजूद पड़ गई। दिल तो किया उस शख्स के साथ उस बेरहम औरत का भी काम तमाम कर दे, मगर सब्र के घूंट भरता आगे बढ़ा और नींद में गुम शख्स के कान के पीछे हाथ ले जाकर महसूस रग दबाई और झुककर उसे अपने कंधों पर डाला और बाहर की तरफ बढ़ा। छत पर आकर रस्सियों की मदद से पहले ड्रैगो उस शख्स को अपने कंधों पर डाले नीचे उतरा और फिर वो पुरअसरार आंखों वाली लड़की की राह पर ड्रैगो ने चौंक कर देखा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? दीवार के उस जानिब कांच लगा था, शायद अंधेरे के बायस नहीं देख सका। यह तो उनके रोज़ का मामूल था। ये छोटी मोटी चोटें इतनी बार लग चुकी थीं कि अब अगर ऐसे जख्म मिलते तो उन्हें खरोच की मानंद समझ कर नज़रअंदाज कर जाते, क्योंकि उनके पास इन जख्मों पर रोने और अफसोस करने के बजाय और भी बहुत से काम थे। ये एक ब्लैक रूम का मंजर था, जिसमें कमरे में 10 से ज़्यादा कंप्यूटर लैपटॉप लंबे टेबल पर पड़े थे। टेबल के सामने ग्लास की एक दीवार थी, जिससे कमरे के दूसरे हिस्से का मंजर नज़र आ रहा था, जहाँ बड़े बड़े शूटिंग कैमरा जैसे कैमरा पड़े हुए थे। बर्फ़ की सेल पर एक शख्स को लटाया हुआ था, जबकि कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग दी जा रही थी। दीवार के उस पार बैठे लोग कंप्यूटर्स पर तेज़ तेज़ टाइपिंग करने में मसरूफ़ थे। स्क्रीन पर किसी के रेप केसेस की फाइल्स थी। कुछ स्क्रीन्स पर यूनिवर्सिटियों के तलबे इल्मों में तेज़ी से बढ़ते नशे की लत के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और एक स्क्रीन पर उनके ढोंगी बाबू की डिटेल शो हो रही थी, जो अल्लाह रसूल के नाम पर औरतों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें घर बसाने, शोहर को काबू करने, बेटा पैदा होने के लिए तावीज़ और जादू गुंडे करके अपने जाल में फंसाते थे। मासूम बच्चियों पर जिनका साया कहकर उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना बना देते। तो बताओ, उस बच्चे के साथ तुमने क्या किया था? कैमरे के पीछे खड़ी ड्रैगो की सर्द आवाज़ पर उस शख्स ने गिड़गिड़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़े। 1-2 घंटे में उस पर हर तरह का तशद्दुद हो चुका था, मगर उसे ज़िंदा छोड़ा हुआ था ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर सके। ये मेरे साले की सौतेली औलाद थी। मेरा साला और उसकी माँ उसे हमारी तरफ छोड़कर गए तो मेरे दिल में शैतान आ गया। मैंने अपनी बीवी को नींद की गोली देकर बच्चों को घर से बाहर भेज दिया, और फिर रात तक वो होना आए तब तक मैं उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। और ये सब मैंने अकेले नहीं किया, उसका सौतेला बाप भी साथ था, और अपनी बीवी को शादी पर औरतों वाली जगह छोड़कर मेरे पास आ गया था, क्योंकि वो अपनी बीवी को इस औलाद से छुटकारा मानना चाहता था। वो पहले भी कई बार कोशिश कर चुका था, मगर अपनी बीवी की वजह से नाकाम हो जाता, इसलिए हमने ये मंसूबा बनाया। आदमी की हकीकत बताने पर दूसरी जानिब ये सब सुनती तंजीला की तो मानो पैरों तले ज़मीन निकल गई। ड्रैगो के इशारा करने पर तंजीला को उस जानिब आने का इशारा किया तो लड़की ने सर हिलाकर एक आला तंजीला के हाथ पकड़ाया, जिसे चमकाते हाथों से थामकर वो सुरंगार होती आंसू से तर चेहरा लिए उस शख्स की जानिब आई, और फिर कमरे की
दीवार ने उस जालिम शख्स के दर्दनाक चीखों से दीवारें गूंज उठी। कैमरे की आंख ने एक में कैमरे की आंख ने इस बदले को कैद कर लिया। तो ड्रैगो ने हर इसरार मुस्कुराहट लबों पर सजाई, मोबाइल से जेब निकाला। 1 घंटे तक अपनी टीम को लेकर जगह पहुंचे जो सीडी काश के साथ मिलेगी, उस बगैर कट किए अपने चैनल पर दिखाओगे। एक नज़र खुशी और गम से पागलों की तरह कहके लगाती माँ को देखा जो बेजान पड़े वजूद पर खंजर से वार करती चिल्लाए जा रही थी, मेरे मौला, मैंने उस शख्स को इस दुनिया में माफ़ नहीं किया तो उसे उस दुनिया में माफ़ ना करना घटिया बगैर शख्स। उठा, हाथ लगाकर दिखा, मेरे बेटे को दिखा ताकत। जालिम इंसान नहीं। खंजर चलाते हाथ को रोककर अपने लबों पर रखा। खून के छींटों और आंसू से तर चेहरा, आंखों में इंसाफ की खुशी की चमक लिए वो देखने वालों को ला गई। इंसान है शैतान जो आज अपने नफ्स की आग में जल गया। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक माँ ने अपनी मासूम बच्चे का इंसाफ खुद लिया है और हमारे माशरे में कायम इन अदालतों और इंसाफ के नारे लगाने वालों के मुंह पर एक कड़ा थप्पड़ मारा है। इस वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि उस शख्स ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है और साथ मेडिकल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं जिससे साफ वाज़ह है कि वो मुजरिम था। इस सब के पीछे कौन था जिसने उस औरत को सपोर्ट किया ताकि वो अपना इंसाफ खुद हासिल कर सके। पुलिस उसका पता लगवाने की कोशिश कर रही है, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब ठीक है? क्या आप लोग चाहते हैं कि मुजरिमों को इस तरह से सजा दी जाए? माइक था, मेरे रिपोर्टर जैब कुपर लोगों के दरमियान खड़ी इस वाक़े को हाईलाइट कर रही थी और आखिर में माइक ने उन लोगों से सवाल किया, देखिए बीबी, हम नहीं जानते ये करने वाला कौन था, मगर जिसने भी किया ठीक किया। हर बार हुकूमत कहती है अगर ऐसा मामला हुआ तो सरेआम फांसी दी जाएगी, मगर कुछ नहीं होता, मुजरिम रहा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। पुलिस वाले लड़के के घर वालों को जलील करके रख देते हैं, जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो लड़के का किरदार मशकूक कह देते हैं। अब अगर कोई उन जालिमों को अंजाम तक पहुँचा रहा है तो हम इसके साथ हैं। आप लोगों को नहीं लगता इसके बाद लोग खुद ये सब करना शुरू कर देंगे, मतलब खुद बदला लेने के लिए कानून हाथ में ले लेंगे? रिपोर्टर के सवाल पर सामने खड़े शख्स ने तंजिया हंसी बेबी, ये जुल्म हम गरीबों के साथ होता है, उन्हें पता होता है कि गरीब लोग हैं, हम इज्जत बचाने को मौत को गले लगा लेंगे, बदले लेंगे तो तब पुलिस की गैरत जाग जाएगी कि कानून के होते हमने क्यों किया कत्ल। मगर कत्ल किसका किया इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक रेप करने वाले को जेल होना, बदला लेने वालों को तो सज़ा मौत देगी ये लोग। और हम गरीबों के पीछे घर वाले भी होते हैं, अगर हम जेल में चले जाते तो उनको कौन संभालेगा? अगर बदला लेना इतना आसान होता तो हम जैसे लोगों को तो अब तक बहुत लोग ले चुके होते, मगर अपने हालात को देखकर बेहसी की चादर ओढ़कर उन जालिमों को अपने सामने धुंधता हुआ देख रही हैं। जैसा कि आप लोग देख रही हैं, लोग इस इंसाफ पर खुश हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे कौन है और कौन नहीं, उन्हें बस उन जालिमों के अंजाम से मतलब है। और लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं जो केस अभी तक बंद पड़े हैं और अदालतों में घसीटे जा रहे हैं, उनका अंजाम भी यही हो। शुक्रिया किरण हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वाक़े पर लोग का रद्द-ए-अमल क्या है, तो अब आपको दिखाते हैं वीडियो के साथ मेरे पैगाम को जो ड्रैगो नामी शख्स ने उन इज़्ज़त के लटेरों के नाम छोड़ा है। एंकर के बोलने के बाद ड्रैगो के लिखे गए लेटर को स्क्रीन पर शो किया गया। न्यूज़ चैनल्स पर जितने भी रेप केसेस देख चुके हैं अब उन दरिंदों का अंजाम भी आप यहीं देखेंगे। अगर कोई इस जुर्म को कर चुका है तो कोशिश कर ले खुद को बचाने की, अगर इरादा रखता है तो अंजाम देख ले। तो नाज़रीन, ये था ड्रैगो का पैगाम। आप देखना ये है कि ये पैगाम किस कदर रेप केसेस में कमी का बाइस बनता है इस दरिंदे का अंजाम दूसरों के दिलों में किस कदर वहशत पैदा करता है, ये तो वक्त बताएगा। लोगों का कहना है कि इन्हें इंतज़ार है कि अगला दरिंदा कौन है जो अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। अब का सिलसिला यहीं से जारी होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मान शाह ने न्यूज़ बंद करके तकिए से टेक लगाकर सिगरेट सुलगाई। मौसम चौधरी को देखा जो किसी गहरी सोच में गुम था। अगर खुद उसी तरह जलना है तो नाराज़गी ख़त्म कर दो। मानशाह के बाद मौसम चौधरी ने गहरी सांस भर के उसे देखा और टेक हटाकर बैठ गया। वो दोनों इस वक्त मौसम चौधरी के डेरे में मौजूद कमरे में बैठे हुए थे जिसमें 3 बड़े पलंग थे जिस पर सफ़ेद चादरें थीं। मैंने 1000 बार कहा है हमारी गुफ्तगू का हिस्सा मेरी बीवी की ज़ात को ना बनाया करो। मुझे नहीं पसंद कि मैं उसे या हमारे रिश्ते को लोगों में बैठ कर डिस्कस करूँ। बकवास मत करो, बहन है वो मेरी और मेरे दोस्त की इज़्ज़त है, और जब तुम दोनों अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने रिश्ता ख़राब करोगे तो समझाना मेरा फ़र्ज़ है। तुम्हारा मुलाजिम बता रहा था कि अंकल आंटी कौन से बाहर गई हैं और 1-2 दिन तक लौटेंगे, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हयात हवेली में अकेली और मौसम के तेवर देखो। मान शाह ने टेक हटाते खिड़की से बाहर देखा। दिल फिक्र में मुब्तला हुआ, मगर बेहिसी की चादर ओढ़कर सिगरेट की डब्बी से दूसरी सिगरेट निकाली। ये काम तो दोनों दोस्त दिल खोल कर करते थे जैसे सिगरेट नहीं आबे हयात पी रहे हों। मान शाह तो रूप के सामने अकड़ा कर पीता था, मगर शाइस्ता बेगम मकरम शाह की नज़रों में उनका बेटा इन कामों से दूर था। मगर मौसम चौधरी ने जब से हयात से नाराज़गी उसकी चल रही थी तब से उसके सामने पीने से परहेज़ किया हुआ था कि कब उसका दिमाग घूम जाए और वो नूर बेगम को उसकी शिकायत लगा दे।
मैंने तुम्हें कहा था कि तुर्की के सारे काम समेट कर आना, फिर ये रोज़ी वाला मामला क्यों अभी तक लटकाया हुआ है? तुमने सर झटकते मौसम ने सख्त लहजे में कहा। तो मान शाह की रगें तन गई और तुम चाहते थे कि मैं वहाँ बैठा रहता और यहाँ वो किसी और के नाम हो जाती। तो मौसम चौधरी का दिल कश गहका लगा और तुम्हें लगता था कि मौसम चौधरी के होते कोई उसके दोस्त के मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देख सकता था। और मुझे लगता है रूप जांदिया की शादी टूटी नहीं, तुम हो इस सब के पीछे, इसलिए कोई ववेला नहीं किया उसने। मौसम चौधरी के कंधे झुकाकर कहने पर मान शाह ने पुरसोच नज़रों से मौसम को देखा। मुझे कभी कभी लगता है तुम अरूप के बारे में बहुत कुछ जानते हो जो कि मैं नहीं जानता। ये सच है, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ इस बारे में, वो भी जो वो खुद भी नहीं जानती। अब तुम्हारे कहने पर अपने आदमी को के अलावा मैं खुद इसके बारे में मालूमात रखता रहा, इसकी हिफाजत करता रहा हूँ, तो तुमसे ज़्यादा जानता हूँ उसे। तुम हवेली चलो तो बेहतर है, मौसम वाकई बहुत ख़राब है। नहीं, मैं घर जाऊँगा, इतने दिनों से महबूब का चेहरा नहीं देखा। तो विटामिन महबूब बीवी और रोमांस की कमी महसूस हो रही है। आंख दबाकर कहते अपनी कार में बैठकर बिना मौसम चौधरी को कोई बात करने का मौका दिए वो गाड़ी भगाकर ले गया। मैसेज की आवाज़ पर मौसम ने मोबाइल ऑन किया तो मानशा का मैसेज पढ़कर मुस्कुराहट फैल गई। मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त इस मौसम और घर की तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाए ताकि नेक्स्ट ईयर में उसके बच्चों को उठा सकूँ। मैसेज का आगे इमोजीज की भरमार थी और साथ ही मौसम चौधरी की गालियों से बचने के लिए उसे ब्लॉक कर दिया गया। हयात ने एक नज़र खिड़की से नज़र आते खूबसूरत आसमान को देखा और एक नज़र सोफे पर बैठे मौसम चौधरी को देखा, जो एक तो आया लेट था और जब आ गया तो तब से लैपटॉप लेकर बैठा। हयात की आंखें इस कदर बेरूही में नम हुई थी, वो जानता था कि वो घर में अकेली है। मुलाजमा भी ईशा की नमाज से पहले घर चली जाती है क्योंकि नूर बेगम उन्हें घर रखने के हक़ में नहीं थी। उनका कहना था वो लाख उनकी हिफाजत कर ले मगर घर में मौजूद उनके माँ बाप की रात कांटों पर गुजरती होगी, इसलिए बेटी को अपने माँ बाप की नज़रों के सामने ही होना चाहिए। वो हवेली में काम करती हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रहा या उनकी कोई ज़िंदगी नहीं, इसलिए उन्हें ईशा के वक्त या कभी इससे पहले नूर बेगम घर भेज देती थी। मैं अकेली थी घर कमरे के खामोशी में लैपटॉप पर चलती मौसम चौधरी की उंगलियों की हरकत से ठक ठक की आवाज़ को हयात की नम आवाज़ ने तोड़ा तो मौसम ने सर उठाकर हयात की जानिब देखा, जो लाइट स्काई ब्लू कलर की शलवार कमीज़ पहने, बालों को खुले छोड़े हुए, हाथों में सफ़ेद रंग की कांच की चूड़ियाँ पहने, होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाए मौसम के दिल में उतर रही थी। शादी का और कोई फ़ायदा हुआ हो ना हो, हयात को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि अब वो कमरे में मेकअप भी कर लेती थी। बाल खुले रखने पर भी मौसम कोई पाबंदी नहीं लगाता था। नूर बेगम के दिए गए काम वाले जोड़े को वो जब दिल किया पहन लेती, जिस पर मौसम कोई रद्द-ए-अमल ना देता। बस कमरे से बाहर दुपट्टा सर पर लेने और बाल बांधने का वो सर्द लहजे में कहा जाता था, जिस पर हयात ने मुँह बसूर कर हाँ कह दिया था। मौसम चौधरी की लो देती नज़र से घबराकर हयात ने रुख खिड़की की जानिब किया तो मौसम चौधरी चौंक कर होश में आया और माथे पर तेवरियाँ चढ़ाए हयात की पुष्ट पर देखा और वह दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। मुलाजमा थी ना, थोड़े वक्फे बाद जवाब दिया तो हयात ने बुरी तरह अपने लब कुचले, तन फन करते मौसम के करीब जाकर बैठी। लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी ज़िम्मेदारियों माँ जी मुझे आपके हवाले करके गई हैं। मुझे मुलाजमत से नहीं आपसे मतलब है। मौसम चौधरी के बाएं जानिब बैठकर उसके गिरबान को अपने हाथों में दबोचे चिल्लाकर कहा, शुक्र तुम्हें याद तो आया हयात बीवी कि तुम मेरी बीवी हो। मेरे साथ ऐसे मत करें ना। मौसम चौधरी के हाथ से लैपटॉप छीनकर पीछे करते खुद सामने आकर मौसम चौधरी की गोद में बैठकर दोनों बाजू मौसम के गर्दन में डाले। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हयात, और ना ही मैं फ़िलहाल तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। वो जिस पर हयात के चेहरे की रंगत पल में फीकी पड़ गई। मौसम ने भी सरा से पलट कर हयात के चेहरे की जानिब देखा। यह सब अनजाने में हुआ था, उसका कोई इरादा नहीं था रुख बदलने का। वो नाराज़ था मगर वो अपनी नाराज़गी के बावजूद जब रात को घर आता तो सोई हुई हयात को देखकर उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगता और जब मौसम का जानलेवा लम्स हयात अपने लोगों पर महसूस करके उठती तो रुख बदल कर सो जाता। हयात के सामने नाराज़गी का भरपूर इजहार करता था मगर मौसम के इस तरह चेहरा फेरने से हयात को अपने अंदर कुछ टूटा महसूस हुआ। एक पल में खड़ी होकर बिना मौसम की बात सुने कमरे से निकलती चली गई।
जबकि मौसम चौधरी ने अपने सामने पड़े टेबल को ज़ोर से टांग मारकर पीछे धकेला और अपने बालों में हाथ फेरते हुए नज़र खिड़की की तरफ की, जहाँ अब ज़ोर शोर से बारिश शुरू हो पड़ी थी। टाइम देखा तो रात के 9 बज चुके थे। अपनी अजर को उठाकर कंधों पर डाली और तेज़ कदम बढ़ाते कमरे से बाहर निकलता चला गया। मौसम चौधरी हवेली में सारी जगह हयात को ढूंढता छत पर आया तो छत पर लगे बल्ब की रोशनी में नजरें हयात के बारिश में भीगते सरापे पर आन ठहरी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि उसे अपनी कमर पर रेंगती हुई उंगलियों का लम्स महसूस हुआ, जिसे महसूस करके हयात ने आंखें खोलने के बजाय सख्ती से मीच ली। उंगलियां कमर से सरकती हुई पेट पर आई तो हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। पीछे खड़े मौसम चौधरी ने अपने दोनों हाथ हयात के पेट पर बांधे। यह बारिश मुझे अपने रकीब लगने लगी है। अब तो मुझे लगता है मेरी कुर्बत से ज़्यादा तुम इसे शिद्दत से अपनी रूह में महसूस करती हो। आप कब आए? कितनी बार कहा है रूम से बाहर आओ तो बाल मत खोला करो। हयात ने सिसक कर मौसम को देखा, लेकिन जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। नाराज़ हो? आपको कहाँ फ़र्क पड़ता है? अपनी मनमानियाँ कर ली, मगर एक बार भी नहीं कहा कि हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बोलती। अचानक इस ज़बान को ब्रेक लगी। मौसम चौधरी ने संजीदा नज़रों से बगौर हयात के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा, फिर झुककर अपना शिद्दत भरा लम्स हयात के गाल पर छोड़कर अपनी हल्की बेल्ट को हयात की गाल पर ज़ोर से रब किया। अभी भी इजहार की ज़रूरत है क्या? मेरी शिद्दतें, मेरी वारफतगियाँ भी क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं दिला सकी कि तुम क्या हो मेरे लिए? हयात की कमर पर मजबूती से हाथ बांधे पीछे को झुकते उसे ज़मीन पर लेटाकर खुद उस पर झुक गया। मौसम चौधरी की लोरेदी नज़रों को देख हयात ने सरल से अपनी नज़रें झुका लीं। इस अचानक हफ्तात पर हयात हक दक से कभी मौसम को देखती और कभी अपने दुपट्टे को देखने की कोशिश करती जो वो अपनी पीठ पर रख चुका था। दुपट्टा हट जाने की वजह से जिस्म के खूबसूरत नशीब और फराज वाजिया हो रहे थे। किस मी? मौसम चौधरी की सर्द आवाज़ पर हयात ने हैरत से उसे देखा। हयात मौसम चौधरी के पल में तोला और पल में माशा वाले रवैये से सख्त उलझन का शिकार हो रही थी। कैसे कुछ से पहले वो इसके करीब आने पर रुख फेर चुका था और अब खुद अपनी मर्ज़ी से करीब हुआ जा रहा था। मैं कैसे? कपकपाती होंठों पर काबू पाकर उसने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गैर के लिए 16 सिंगार करके अपने पुर को उसके लिए सजाकर उसके सामने अपना होश रबा हुस्न लेकर दावत नज़ारा बनकर बैठी थी। हयात को अपनी जान निकलती महसूस हुई। आप जानते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं। मौसम चौधरी की चादर को अपने हाथों में दबोचते हुए रोते हुए कहना चाहा तो मौसम चौधरी ने हयात के जबड़े को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। और तुम भी तो जानती थी कि तुम मेरी इज्जत थी। हयात के हाथों को अपनी चादर से हटाकर हयात की कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर ज़मीन से लगा दिया। जब आपने करनी अपनी ही मर्ज़ी है, मेरी बात पर यकीन नहीं करना, तो मैं भी आपसे कोई बात नहीं करूँगी। अब न जाने कितने ही लम्हे सिरक गए थे। आज वैसे ही नज़र झुकाए खुद पर मौसम चौधरी की गर्म सांसों की तपश महसूस करती रही। बारिश की शिद्दत में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था, मगर वो दोनों ही ज़िद में सब कुछ फरामोश किए हुए थे कि तभी हयात को अपनी कमीज़ की ज़िद खुलती महसूस हुई। आंखों में बेयकीनी थी। वो बेबाक था, अपनी शिद्दतों से हयात की जानलेवा पर ले आता था, मगर हयात को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह संजीदा नज़र आने वाला यूँ छत पर भी यह हरकत कर सकता था। मौसम हम छत पर हैं प्लीज़। मौसम चौधरी के हाथों को अपने कंधों पर हरकत महसूस करते हयात ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो मौसम ने अपनी आंखों से हयात को देखा। एक लफ्ज़ नहीं, अगर मज़ाहमत की कोशिश की तो मैं यही हद पार कर जाऊंगा, क्योंकि ये छत भी मेरी और तुम भी मेरी हो। मौसम की नज़रें हयात के चेहरे से छुड़सती हुई गर्दन पर आई, जहाँ हरी नीली रंगी रगें नज़र आ रही थी। इन बारिश की बूंदों की मानी मैं तुम्हें खुद में जज़्ब करना चाहता हूँ। जिस तरह तुम्हें इन बूंदों की ठंडक अपने वजूद में उतरती महसूस होती है, वैसे ही मैं तुम्हारे वजूद में उतर जाना चाहता हूँ। मौसम चौधरी की शिद्दतों पर सिसकते हुए हयात ने अपने बाजू मौसम की गर्दन के गिर्द बांधकर अपने हाथ मौसम चौधरी के बालों में उलझा दिए। मुझे ठंड लग रही है मौसम। इससे पहले मौसम शर्ट को नीचे खिसकाता हयात ने हड़बड़ाकर कहा। मौसम ने अपना हाथ पीछे ले जाकर हयात का दुपट्टा पकड़कर अपने हाथ पर लपेटा। मेरे इतने करीब होते हुए मेरी कुर्बत में भी तुम्हें इस बारिश से ठंड लग रही है? हयात के बालों में उंगलियां फंसाई। अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी शिद्दतों से अपनी कुर्बत के आन से इस ठंड को ख़त्म कर देता हूँ। बारिश की बूंदें, तुम और मैं एक दूसरे में गुम, इस ठंड में मेरी झुलसा देने वाली कुर्बत क्या ख्याल है? तो हयात ने चेहरा मौसम चौधरी के सीने में छुपा लिया। मौसम चौधरी के बेबाक ज़ुमानी सरगोशी पर हयात का दिल दहक कर रह गया था।
ठंड और मौसम चौधरी की जानलेवा कुर्बत पर जिस्म में कपकपाहट तारी हो गई थी। तभी मौसम चौधरी ने नरमी से हयात को खुद से पीछे किया। हयात की जिप बंद करके अपनी चादर उतार कर उसके गर्द लपेटे और हयात को बाहों में भरकर सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाए। रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा पाँव की मदद से बंद किया। हयात को नीचे उतार कर कबर्ड से हयात के लिए रेड कलर की शॉर्ट फ्रॉक जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था साथ हम रंग दुपट्टा हयात की जानिब बढ़ाया। जाओ चेंज करो, नरम लहजे में कहा तो हयात कपड़े थाम कर वॉशरूम में गई। अपना सफ़ेद रंग का लिबास निकाल कर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। बाहर आया तो हयात अभी तक वॉशरूम में थी। कबर्ड से ग्रे कलर की चादर निकाल कर कंधों पर फैलाई और कुछ देर हयात के बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहा। जब हयात ना आई तो कमरे का दरवाज़ा खोलकर कदम बाहर रखे। जहाँ हयात बाहर आई तो मौसम को बाहर ना पाकर तेज़ कदमों से बाहर की जानिब भागी, जहाँ मौसम चौधरी तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहा था। मौसम चौधरी ने हयात के रोने पर और इस तरह चिल्लाने पर सरत से पलट कर उसे देखा जो भागने के अंदाज में सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी। अभी मौसम कुछ समझता कि हयात ने मौसम के करीब आकर मौसम चौधरी की चादर को दोनों हाथों में थाम कर अपने नाजुक हाथों के मुक्कों की बारिश मौसम चौधरी के सीने पर कर दी, जबकि मौसम ना समझी से हयात को देख रहा था। पहले जब दिल करता था मेरे मना करने के बावजूद करीब आ जाती थी। हर रात मुझे खुद में छुपाए रखते थे और अब जब मैं खुद करीब आना चाह रही हूँ तो यूँ भाग रहे हैं। आप सच में मुझे अपनी जिम्मेदारी बनाकर पछता रहे हैं ना, इसीलिए ये बिला वजह की नाराज़गी ख़त्म नहीं हो रही। आइंदा ये बकवास ना सुनूँ तुम्हारे मुँह से। कब भागा हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी से? तुम्हें कमरे से निकाल कर क्या माँ जी के पास भेज दिया या तुम्हारी ज़रूरत के लिए इनसे पैसे मांग रहा हूँ? अपनी हरकत कोई तुम्हें याद नहीं, मेरा भागना समझ आ रहा है? तो मैं तुम्हें बता दूँ हयात बीवी, उसे भागना नहीं नाराज़ होना कहते हैं। जिस जिम्मेदारी से भागने का कह रही हो ना, उसी जिम्मेदारी के लिए मैं कुछ बनाने किचन जा रहा था कि बारिश में भीगने से ठंड ना लग जाए उसी। हयात डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो नज़रें मौसम चौधरी के चादर पर पड़ी। चादर को उठाकर खुद लपेटे कदम किचन की जानिब बढ़ाई, जहाँ मौसम चौधरी सैंडविच बनाने का सामान निकाल रहा था। हयात ने आगे बढ़कर कैबिनेट से चाय का सामान निकाला, क्योंकि दूध तो मौसम चूल्हे पर रख चुका था। वो गांव के लोग थे, कैबिनेट वाले चाय बहुत कम पीते, ज़्यादातर वो दूध पत्ती ही पीते थे और मौसम चौधरी को चाय में पानी की एक बूंद पसंद नहीं थी। हटो, पीछे कर लूँगा मैं, हयात को बाजू से थाम कर पीछे करते हुए कहा तो हयात का सारा जब्त जवाब दे गया। फुट फुट कर रोती मौसम चौधरी के पुरुष से सर टका चुकी थी। मर गया हूँ मैं जो रोना धोना मचाया हुआ है। अल्लाह ना करे मौसम, आपको तो मेरी हयात के तड़प कर कहने पर मौसम ने उसकी बात पूरी होने से पहले हयात के लब्बों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले लिया। अल्लाह ना करे और तुम जो कुछ मर्जी करती फिरो, और अल्लाह तो मुझे वो मौत देगा जो मेरे नसीब में लिखी है और एक ना एक दिन ज़रूर आनी है। मगर हयात भी तुम अपनी हरकतों से मुझे बेमौत मारती हो, इसका कुछ नहीं। 15 मिनट में सब कुछ तैयार करके हयात को कमर से थाम कर नीचे ज़मीन पर उतारा। एक हाथ में ट्रे थामे और दूसरे हाथ में हयात का हाथ थामे बाहर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। ट्रे टेबल पर रख कर कुर्सी खिसकाकर बैठे। मौसम चौधरी के दिल के तार वो छेड़ गई थी। चेहरे पर नाराज़गी का होल चढ़ाई हयात को ज़बरदस्ती सैंडविच खिलाकर चाय का कप हयात के होंठों से लगाया। हयात के चंद घोंट चाय पीने के बाद कप का रुख फेर कर वो हिस्सा सामने किया जहाँ हयात ने होंठ रखे थे। हयात की आंखों में झुकते अपने होंठ उस जगह रखे तो हयात के चेहरे पर गुलाल बिखर गया, जिसे संजीदा नज़रों से मौसम चौधरी ने देखते चाय एक ही घूंट में हलक से उतारते कप टेबल पर रखा। हयात को गोद में उठाकर देर से इस कदम लेटा सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ। हयात को नरमी से बेड पर लिटाकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और लाइट बंद करके बेड के करीब आया। अपना सफ़ेद कुर्ता उतारकर हयात के चेहरे के करीब रखा तो हयात ने अपनी लड़ती पलकों को झुकाकर वो बदलना चाहा, जिसे मौसम ने नाकाम बना दिया। तुम्हें ही मसला था ना कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, तो आगे शर्माना घबराना कैसा? हालांकि तुम खुद ज़ुबान से इकरार कर चुकी हो कि तुम मेरे करीब आना चाहती हो। अपने वजूद का सारा बोझ हयात पर डालते हाय बाएं हाथ की पुष्ट नरमी से हाथ के चेहरे पर फेरते हुए गंभीर लहजे में सरगोशी की। हयात ने अपने होश पर के होंठों पर ज़ुबान फेरी। जो हमार की सुर्खी ली आंखों में जज्बात का ठाठे मारता समुंदर लिए हयात को वल्हाना नज़रों से देख रहा था। आप नाराज़ थे ना, तो इसीलिए कहा था। मतलब मुझे मनाने के लिए भी झूठ का सहारा लिया। तुम्हें मेरे करीब आने या दूर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हयात की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाए सर के ऊपर हाथ बेड पर पिन करते मौसम चौधरी पल में हयात के तनफ़्फ़ुस को बुरी तरह बिगाड़ते हुए जिस्म से रूह तक के फासले को समेटता, नाराज़गी और अना की सारी दीवारों को गिराए हयात की पूरी शिद्दत से खुद में समेटता चला गया। मौसम चौधरी की शिद्दतों पर बिखरती हयात की सांसों को महसूस करके मौसम चौधरी ने पूरी शिद्दत से उसे अपनी सांसों में उलझा दिया।
इतने दिनों की दूरी थी कि अब तशनगी मिटाए नहीं मिट रही थी। अपनी शिद्दतों से न डाल होती हयात की कमज़ोर मज़ाहमतों को किसी हादिर में न लाए। मौसम चौधरी अपनी बेबाक मनमानी से उसे बेबस कर चुका था। सुबह 12 बजे के करीब मौसम चौधरी की आंख खुली तो नज़रें अपने सफ़ेद कुर्ते में छुपी नढाल इसी हयात के चेहरे पर पड़ी, जिसके चेहरे पर मौसम चौधरी की गुर्बत के अनगिनत रंग बिखरे हुए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मौसम ने उसे अपनी जानलेवा गुर्बत से रिहाई दी थी, मगर हयात अभी भी मौसम चौधरी की कैद में थी, क्योंकि अभी तक मौसम चौधरी ने अपनी बाहों के शिकंजे से हयात को आज़ाद नहीं किया था। लागत है कि अभी भी तृष्णा थी। दिल था कि इतनी गुर्बत पर भी सैराब नहीं हो रहा था। आंखें थी कि चेहरे से हटने से इनकारी थी। रात भर मौसम चौधरी की शिद्दतों से घबराकर जब वो उसके बहके लहजे में पुकारती तो मौसम को अपना आप बहकता हुआ महसूस होता। मौसम चौधरी के सीने पर सर रखे जब वो उसे सरगोशी से भी कम आवाज़ में शर्माए लहजे में सरगोशों में मौसम की शिद्दतों के शिकवे करती तो मौसम चौधरी पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से हयात को खुद में भींच लेता। नरमी से झुककर हयात के माथे पर लाभ रखे और कम्फर्टर अच्छे से हयात पर फैलाकर अपने चॉकलेट ब्राउन सिल्की बालों में हाथ फेरते उठ खड़ा हुआ। अपना मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़े, पलट कर हयात के गुलाबी चेहरे को मोहब्बत भरी नज़र से देखा। कबर्ड से कपड़े लेता वॉशरूम में गया। क्या बरकाब बन रहा है मौसम चौधरी सरपंच। आज़म चौधरी ने अपनी मूछों को उताव देते हुए सर लहजे में इस्तफसार किया। जी, जुमा को उसके सरपंच बनने की रस्म होनी है और अगले महीने उसकी शादी पूरे रस्म व रिवाजों से तय हो पानी है। नूर बेगम सलाहुद्दीन साहब गई हैं अपने रिश्तेदारों में यह खबर देने। मुलाजिम की बात पर आसिफ चौधरी ने हंकारा भरा। जो काम कहा था उसका इंतज़ाम हो गया। अपना पिस्टल लोड करते हुए सर लहजे में कहा तो मुलाजिम ने अस्माद में सर हिलाया। मौसम चौधरी के सरपंच बनने के 1-2 हफ्ते बाद उस पर यह इल्ज़ाम लग जाना चाहिए, वरना मैं तुझे ज़िंदा दीवारों से लगा दूंगा किल ठोककर, सख्त लहजे में कहते कदम बाहर की जानी बढ़ाए चला गया। वो चौधरी हवेली से बाहर मालूम किया कि कौन कौन है इस वक्त हवेली में। जी, छोटे साहब कुछ मुलाजमा हैं जिन्हें पैसे दे चुका हूँ और कह चुका हूँ कि आपकी मुलाकात करवानी है बीबी जी से, क्योंकि मौसम चौधरी ने ज़बरदस्ती शादी कर वो आपसे मोहब्बत करती है। सलाहुद्दीन साहब के एहसानों की वजह से वो ये ज़न बर्दाश्त करी और अब आप उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। हयात बीबी की मुलाजमा भी उन जैसी ही भोली भाली थी। आ गई बातों में अब 4 बजे तक आप हवेली जा सकते हैं। तब मौसम चौधरी डेरे पर आराम कर रहा होता है। अगर आज भी कामयाब होगा तो मौसम चौधरी सारी उम्र आराम से महरूम हो जाएगा। अपनी ड्रेस चेंज करके अभी वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आई थी। हाथ में थामा फर्स्ट एड बॉक्स कबर्ड में रखने ही वाली थी। कमरे का दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से खुलकर बंद हुआ। अरूप ने चौंक कर आने वाले को देखा। अपने सामने मानशाह को देख अरूप ने नामहसूस अंदाज में फर्स्ट एड बॉक्स कबर्ड में रखते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर उससे पहले मानशाह ने दरवाजे पर हाथ रखकर बंद करने से रोक दिया। अब दरवाजे के एक जाने मानशाह ब्राउन पैंट के साथ नेवी कलर की शर्ट पहने, जिसके ऊपर 2 बटन हमेशा की तरह खुले हुए थे। सिल्की भोरे का बालों के कलर को चेंज किया गया था। गले में पहनी चेन अपनी उंगली से घुमाए। कंधे पर क्या हुआ है तुम्हारे, मगर अपने तसरात पर काबू पाकर मुस्कुराकर मानशाह को देखा। उसने जो अपना दायां हाथ दरवाजे पर रखे उसे बंद होने से रोके खड़ा था। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मान। अपने करीब से गुजरती अरूप की कलाई पकड़कर उसे रोका और कबर्ड का दरवाज़ा एक धार से बंद करते अरूप को दरवाजे के साथ पिन करके अपने दोनों हाथ उसकी तरफ किए। मत भूलो अरूप बीबी के तुम से मेरे पहले के बहुत से हिसाब बाक होने वाली हैं, जिन्हें सिर्फ रुखसती तक मैं ढीले किए हुए हूँ। तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल मेरे सामने झूठ बोलने के लिए ना करो, वरना इस दिमाग से खिसके शख्स ने अरूप का दिमाग भी घुमा देना था। बुटीक में नए मिरर लगवाए थे, मगर शायद वो ठीक से सेट करके नहीं गए तो वो गिर के लग गया था। नज़रें मानशाह की शर्ट के खुले बटनों पर टकाए जवाब दिया और फिर हाथ बढ़ाकर उन बटनों को बंद कर दिया। डाइनिंग टेबल पर जब वो खाना खाने के लिए आया तब अरूप अपने कंधे को मूव करने की कोशिश कर रही थी। मानशाह को आते देख उसने अपनी हरकत रोक दी, मगर मानशाह की ज़ेर निगाहें अरूप पर ही टिकी हुई थी। खाना खाने के दौरान चम्मच का इस्तेमाल करते खासतौर पर जग से पानी डालते अरूप के चेहरे पर आया होने वाले मामूल से भी तकलीफ के आसार को वो देख चुका था। अगर मानशाह की जगह कोई और होता तो शायद बगौर देख कर भी वो अंदाज़ा लगा पाता, क्योंकि अरूप चेहरे पर नॉर्मल दस्तरात से जाए हुई थी। तुम गाँव गए थे तो मुझे भी ले जाते। अगर मानशाह की जगह कोई और होता तो शायद बगौर देखकर भी वो अंदाज़ा लगा पाता। तुम गाँव गए थे तो मुझे भी ले जाते। पता कितना शौक है मुझे गाँव देखने का। मानशाह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारा और उसका बात बदलने का अंदाज़ एक सा है। अरूप के बालों की लिट को उंगली पर लपेटे स्पॉट लहजे में कहा तो अरूप ने चौंक कर मानशाह के चेहरे को देखा। किसकी बात कर रही हो मान? अपने हाथों के प्याले में मानशाह का चेहरा भरते नरम लहजे में इस्तफसार से कहा, वही वजूद दावा करता है कि वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा जानता है। तो अरूप के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अगर वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है तो ये भी जानता होगा कि अरूप शाह को मानशाह से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। अरूप शाह की दुनिया मानशाह से शुरू होकर मानशाह पर ख़त्म हो जाती है। तो मुझसे कुछ छुपा रही हो अरूप?
अपनी हाथ की पुष्ट रूप के रुखसार पर फेरते हुए कहा, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, सब कुछ सामने तो है, मैं तुमसे क्या छुपा सकती हूँ मान। सामने नज़र आता मंजर तो वो होता है जो लोग देखना चाहती हैं या वो जो हमारी आंखें दिखाने की सलाहियत रखती हैं, मगर हकीकत तो वो होती है ना जिसे इस मंजर के आड़ में छुपाया जाता है। कदम अरूप की जानिब बढ़ाए, अरूप के बाजू को अपनी सह गिरफ्त में लिए बोला, और मानशाह की आंखें इतनी सलाहियत रखती हैं कि वह दिखाए जाने वाले मंजर के पस मंजर में छुपी हकीकत को देख सके। तो मुझसे सिर्फ सच बोलो अरूप। अपना एक पाँव बेड की पाइन पर रखते हुए झुकते हुए कहा, मैं क्यों तुमसे झूठ बोल, तुम्हारी ये आंखें ये क्यों तुम्हारे लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही, इस तरह से क्यों सहमी हुई नज़र आ रही हो, जैसे मैं किसी बात के नहीं राज के बारे में सवाल कर रहा हूँ। ये नया तरीका ढूंढा है मुझे तंग करने का, तुम मान, तुम नहीं आप। रूप के होंठ चलकते चेहरे को देख तंबीह लहजे में कहा, मुझे आदत नहीं है आप कहने की और मुझे भी आदत नहीं है तुम सुनने की, आइंदा ख्याल करना। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रूप की जानिब आया तो अरूप का दिल किया इस ठीक शख्स का सर फाड़ दे। मैं कर चुकी हूँ, ड्रेसिंग हड़बड़ाकर उठते हुए कहा और कदम बाहर की जानिब बढ़ाने चाहे, मगर इससे पहले ईमान शाह ने कलाई उसकी थाम ली। अपने सामने चोंच राह करने वाले लोगों की चोंच में बहुत अच्छे से बंद कर देता हूँ, और तुम तो हो भी मेरी बीवी, तो अपनी मज़ाहमत और चोंच राह को कंट्रोल में रखो, वरना जिस अंदाज में इन मज़ाहमतों की मैं ख़त्म करूँगा इस चोंच को बंद कर दूँगा। इसके बाद बात करते हुए भी एहतियात बरतो की पहले से लगी इस बैंडेज को झटके में खींच कर उतारते हुए नीचे फेंक चुका था, क्योंकि वो 2-3 इंच तो गहरा जख्म था वो, और इस कदर लापरवाही की गई थी कि वो बिगड़ चुका था कि हुई स्विकिंग को देखकर वो मान का दिल किया इस लड़के को एक ही बार जान से मार दे। अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को जहां पर रखकर जोर से दबाव डाला तो रूप के किसी किस्म के रद्द-ए-अमल जाहिर ना करने पर मानशाह की आंखें पल में सुरंगार हो गई। ये हरकत उसने जानबूझकर की थी, क्योंकि कोई आम शख्स होता तो ज़रूर चीख पड़ता, मगर अरूप का कोई भी रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना मानशाह पर बहुत कुछ बावर करवा चुका था। अपने जहां पर उठते ठेसों को महसूस करके अरूप ने सख्ती से अपने होंठ बीच लिए, जबकि मानशाह ने नरमी से बैंडेज करके अपने लाभ अरूप के जहां पर रखे, मगर अरूप की तकलीफ से सुरखपाती आंखों को लबलबा पानियों से भरा। हो गया दिल खुश, या अभी भी तकलीफ़ देना बाकी है? तो मान ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। तुम्हें कैसे तकलीफ़ दे सकता हूँ, मेरे वजूद मेरी रूह का हिस्सा हो तुम, तुम्हारा होना मेरी ज़ात को मुकम्मल करता है, रूह तुम्हारे बिन तो मानशाह अधूरा है।